देखिए ये उसके आगे का वीडियो लेक्चर है, यानी अभी तक हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया है और टीथ के बाद माउथ में क्या होता है, टंग होती है। तो टंग का जो मेन रोल है वो क्या-क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा मैं आपको एक-एक करके समझाऊँगा, बहुत अच्छे लेवल से समझा रहा हूँ। क्या है उसका च्यूइंग, मतलब जब हम खाना रोटेट कराएँगे माउथ में तो टंग उसको रोटेट कराने में, च्यू कराने में उसको हेल्प करेगी। swallowing, निगलेंगे जब हम अंदर को, टेस्ट और स्पीकिंग, इन 4 चीज़ों में टंग आपकी हेल्प करती है। थोड़ा एक हायर लेवल पॉइंट भी हो जाए यहाँ पे, जब हम टेस्ट करते हैं, आपसे अगर कोई ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछेगा कि टेस्ट करने के लिए जो यहाँ पर छोटे-छोटे से ये डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को क्या बुलाया जाता है? तो उन डॉट्स को पैपिला कहते हैं, याद रखना। दे आर नोन एज़ पैपिला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कहीं पे भी लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपको ये पीपीटी भेज ही दूँगा और 1 मिनट। देखिए, अभी ये तो मैंने टेस्ट के बारे में बता दिया, टेस्ट बड भी कह सकते हैं आप उसको, पैपिला और ज़्यादा एडवांस वर्ड है उसका। अब ये जो माउथ में और क्या होता है? ग्लैंड्स इन द चीक, हमारे चीक में जो ग्लैंड्स होती हैं, ये अलग बात है। अभी टंग की बात खत्म हो गई यहाँ तक बेटा, टंग की बात यहाँ तक खत्म हो गई है। अब ये अलग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टॉपिक लिखा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछेगा टंग के बारे में तो आपको बस इतना ही लिखना है और ये डायग्राम भी अगर मन करे तो आप याद रखना। डायग्राम में क्या होता है, जैसे सामने स्वीट का टेस्ट आता है, साइड में सॉल्टी, फिर सबसे ऊपर थोड़ा साइड में सॉर और बिटर। पर ऐसा एडवांस रिसर्च में अभी पता चला है कुछ सालों पहले कि हर एक जगह पर हर एक टेस्ट को आप फील कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा बुक्स में नहीं आया है। एक और बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे हमें कोई चीज मीठी लगती है, कोई चीज नमकीन लगती है, कुछ खट्टा लगता है, कुछ तीखा लगता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बिटर नाम का कोई टेस्ट होता नहीं है। सॉरी सॉरी, बिटर नहीं, स्पाइसी, स्पाइसी नाम का कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे हम मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, तो उस नाम का कोई टेस्ट नहीं होता हमारे पास में। तो वो हमको फीलिंग क्यों आती है? बहुत ज़्यादा ऐसा जलन क्यों लगती है जब हम उस चीज़ को ऐसे कंज़्यूम करते हैं तो? मैं आपको बता रहा हूँ उसकी असली वजह क्या है। जब हम मिर्च खाते हैं, तो हमारे जो टंग की और जो गले की जो है सेल्स डेड होने लगती हैं। तो जब सेल्स डेड होती हैं, तो वो सेंसेशन पैदा करती हैं। और वो डेड होने की वजह से हमारे जो सेंसेशन जो क्रिएट होती है, उस वजह से हमको बहुत जलन सी महसूस होती है और वो जलन को ही हम बहुत अच्छा मानते हैं। मतलब हमने वो चीज को डेवलप कर लिया है कि हाँ, उतना तीखा तो हमें अच्छा लगेगा, यानी इतनी सेल्स डेड होंगी तो हमें अच्छा लगेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में और भी। आप लिस्ट्रीन को माउथ में रखिए और आप उससे गार्गल करिए, देखिए कितनी जोर से आपको जलन जैसी होगी माउथ के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सीधे सेल्स को अटैक करता है जाके, जो बैक्टीरिया हैं या जो ऐसी हैं। तो उनसे क्या होता है, जो अच्छी सेल्स हैं उन पे भी अटैक हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए तो आप याद रखिएगा, स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ ये आपको लिखने नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे साइड में। ग्लैंड्स इन द चीक लाइनिंग सेक्रेट म्यूकस, यानी माउथ में हमारे म्यूकस भी आता है जो कि फूड को चिकना करता है। जैसे आप एक बिस्किट खाएंगे जो कि ड्राई है, अब वो ड्राई बिस्किट को आप कैसे च्यू करेंगे, तो उसको सलाइवा में मिक्स करेंगे। तो सलाइवा ही की बात यहाँ पर चल रही है कि जो ग्लैंड्स है, कौन सी ग्लैंड है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो म्यूकस निकालती हैं, लिक्विड निकालती हैं, जिससे फूड थोड़ा सा वेट हो जाए और आसानी से हमारे अंदर चला जाए। अब आगे की बात क्या है, सेकंड पॉइंट, वंस फूड हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू सॉफ्ट मास, मतलब मास, हमने इसको चबा लिया और अब वो तैयार है निगलने के लिए, तो टंग क्या करेगी, उसको पुश करेगी पीछे की तरफ को। मैं इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा आपको। टंग उसको पीछे की तरफ को पुश करेगी और उस चबाए हुए खाने को हम बोलस कहते हैं बेटा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ओलंपियाड में या नॉर्मल टेस्ट में भी। व्हाट इज बोलस? च्यूड फूड फाउंड इन द माउथ इज नोन एज बोलस। ये आप याद रखना, chewed and semi liquid या masticated food is known as bolus। अच्छा, उसके बाद में to the back to the mouth and into the pharynx। pharynx देखिए आप, अगर आपको मेरा कैमरा दिख रहा हो तो यहाँ से जो गले के जो ये पोर्शन होता है यहाँ पे, तो इस जगह को pharynx बोलते हैं। यानी कि सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल माउथ के सामने देखेंगे तो वहां जो सामने पोर्शन दिखेगा आपको, एकदम लास्ट पोर्शन वहां पे सामने, उसको हम pharynx कहेंगे। और वहां से वो फिर होते हुए फूड पाइप से नीचे पहुंच जाएगा। अभी मैं अगले पेज में आपको वो भी दिखा रहा हूँ, फेरेंक्स भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो आपको टंग के लिए बस 2 ही लाइन लिखनी है, ऊपर वाली, नीचे वाली उतनी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है।
अब आ गया फेरेंक्स आपका, यही मैं आपसे कह रहा था, आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे लेवल से आप समझेंगे, आप बहुत मजा आएगी आपको समझने में। देखिए फेरेंक्स या आप गला या बोल सकते हैं इसको थ्रोट इज इन्वॉल्व इन बोथ, दोनों काम में, यानी ये डाइजेशन यानी कि फूड अंदर लेने के भी काम आता है और रेस्पिरेशन यानी कि वहां से एयर भी अंदर जाएगी। एक कॉमन एक जगह है, एक कॉमन स्पेस है, ये यहाँ का कॉमन स्पेस है। फिर यहाँ ने आने के बाद डिसाइड होता है कि अगर वो विंड है तो वो आगे की तरफ जाएगी और अगर वो फूड है तो वो पीछे की तरफ जाएगा। ये बात याद रखना, फेरिंग्स के बाद वहां पर वो कंट्रोल किया जाएगा कि वो जाएगा किधर। अगर वो एयर है तो वो विंड पाइप में जाएगी और अगर वो फूड है तो वो फूड पाइप में। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? वहां पर एक एपिग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो फेरिंग्स तो आपको समझ में आ गया, एक पाइप है, कॉमन जगह है जहां से विंड और फूड दोनों आते हैं। इट रिसीव फूड एंड एयर फ्रॉम द माउथ एंड एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी, यानी कि आप माउथ से भी आप एयर और फूड दोनों लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इट रिसीव फूड एंड एयर फ्रॉम द माउथ, यानी माउथ से तो हम दोनों चीजें ले सकते हैं, फूड भी लेते हैं और एयर भी अंदर आ ही सकती है। लेकिन माउथ से एयर लेना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो फिल्टर विल्टर नहीं होती है माउथ से, इसलिए आपको नेसल ट्रैक्ट से ही एयर लेनी चाहिए। एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी, यानी यहाँ से ऊपर से आ रही है एयर और नीचे से आ रहा है यहाँ से फूड और फूड और एयर दोनों। अब ये तो हो गया, यानी कि एयर पैसेज वे है, ये मतलब ये एक ऐसा पैसेज पास वे है या पैसेज वे है जहां से दोनों चीजें पास होती हैं। तो खैर अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। देखना यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली ये पीपीटी बनाई गई है। आप देखो, पहले यहाँ आपको एक एक चीज समझाई जा रही है। पहले शुरुआत में टीथ बताया गया, फिर टंग बताया जा रहा है, फिर फेरेंक्स है, और फेरेंक्स के बाद देखो अभी एपिग्लॉटिस है। अभी जिसको मैंने आपसे वीडियो भी कहा था कि मैं दिखाऊंगा कि टंग कैसे फूड अंदर धकेलती है। अब देखो यहाँ टंग क्या कर रही है, ये पूरा जो रेड कलर का जो ऐसे लंबे लंबे लाइंस दिख रही हैं आपको, वो टंग है। अब वो फूड का टुकड़ा देखो नीचे जा रहा है और वो एपिग्लॉटिस देखो इस पोर्शन को, विंड पाइप को बंद कर रही है। देखना, ये बंद कर दिया उसने और पीछे की तरफ को उसने ढकेल दिया। फिर से देखो, ये देखो, फिर से, यस, करेक्ट। तो ये आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये कैसे कर रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये पूरी टंग है, ये पूरी की पूरी टंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये इतनी मतलब ये बाहर आती है, आपको ऐसे दिखती है ऐसे बाहर आते हुए, तो वो तो अलग चीज है। पर ये ऐसे जब हम निकलते हैं तो टंग ऐसे क्या करती है, इस जगह से दबेगी और इस जगह से उठेगी, ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को ऐसे धकेलेगी इसको, ऐसे 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 ऐसे। अब ये एपिग्लॉटिस है, ये विंड पाइप की जगह है, ये दिख रहा है आपको विंड पाइप है ये। हाँ, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना यहाँ तक रख लिया हमने, यहाँ पे हमने खाना रखा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं और यहाँ पर खाना रखा हुआ है, मतलब धीरे धीरे अंदर जा रहा है खाना, और हमने क्या कर दिया उसी समय पे बोल भी दिया। तो बोलते समय क्या होगा, जो ये एपिग्लॉटिस का ढक्कन जो ये बंद होता है, होता ही है, वो बंद होना चाहिए, पर हम जब बोलते हैं ना तो ये ढक्कन ठीक तरीके से बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम उस पाइप को खोल रहे हो जिससे हवा बाहर निकल रही है। बोलते समय ये एपिग्लॉटिस ऊपर को उठ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं, अंदर भी फूड ले रहे हैं और ये ढक्कन को खोलने का नीचे से जो एयर आ रही है, आप देखिए, आप बोलते कैसे हो, जब एयर अंदर से बाहर आती है तभी आप बोल पाते हो। आप कोशिश करके देख लो, आप बिना अंदर से एयर बाहर निकाले बोल ही नहीं पाओगे। अंदर से एयर जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक आप बोलोगे नहीं, और जब अंदर से एयर बाहर आएगी तो क्या होगा, ये जो एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन है, ये जो ऐसे खुला हुआ है, ये खुला ही रहेगा। नीचे से एयर जब ऊपर को जाएगी, इसका मतलब है तभी तो ये एयर निकल पाएगी जब एपिग्लॉटिस खुला रहेगा। और अब हम गलत काम एक और भी कर रहे हैं कि फूड भी ले रहे हैं, तो फूड कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, और वही चोकिंग, याद रखना इस बात को, चोकिंग बहुत कस की खांसी आती है। इवन विंड पाइप में जब ये फंस जाता है तो हम सांस लेना भी रोक दिया जाता है, यानी हम चाह के भी सांस नहीं ले सकते हैं, और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो उसको चोकिंग कहते हैं, और आदमी की कई कई बार जान भी चली जाती है। याद रखना इस बात को। तो एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप फ्लैप ऑफ कार्टिलेज बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, उसी के ऊपर होता है, ये पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स है, ये पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स है, इसके ऊपर पाया जाता है ये। The main function of epiglottis is to seal off the windpipe
during eating so that food is not accidentally inhaled. The epiglottis also helps with some aspects of sound production in certain language. अच्छा, तो ये तो था आपका एपिग्लॉटिस का फंक्शन यहाँ तक। अब जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, प्रेड विद मी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने पढ़ा माउथ, माउथ के अंदर टीथ, टंग, उसके बाद हमने पढ़ा फेरेंक्स, उसके बाद हमने पढ़ा वॉइस बॉक्स, या हमने पढ़ा एपिग्लॉटिस पढ़ा, वॉइस बॉक्स के बारे में जाना, जो साउंड प्रोड्यूस कराते हैं हमारे अंदर। अब फूड आगे बढ़ रहा है, अब फूड जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक मस्कुलर पाइप है जो फूड को यहाँ से नीचे की तरफ पहुंचाने का काम करता है, स्टमक तक पहुंचाता है। तो ये पैराग्राफ में तो ये लिखा हुआ है, the esophagus is a muscular tube about 25 centimeter long, passes behind the trachea, यानी कि ये विंड पाइप के पीछे होता है, and the heart, and penetrate the diaphragm, यानी यहाँ पर जो डायफ्राम होता है, यहाँ पर डायफ्राम होता है, ये इसी डायफ्राम को बीच में से ये पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ को जाएगा। इस देखो, ये जो डायफ्राम के जो निचला हिस्सा होता है ना, उसको एब्डोमेन कहते हैं, याद रखना इस बात को। The lower portion of the diaphragm is known as abdomen, याद रखना इस बात को, भूलना मत कभी भी। अच्छा, चेस्ट होता है एब्डोमेन के ऊपर, और एब्डोमेन इसके डायफ्राम के ऊपर वाले को चेस्ट बोलते हैं, डायफ्राम के नीचे वाले को एब्डोमेन बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दूंगा इससे जुड़ा हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। बिफोर रीचिंग टू द स्टमक, मतलब ये तो वही बात हो गई, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो एक समझाने की कोशिश करता है। ईसोफेगस इज अ हाईली मस्कुलर वॉल, नो डाइजेशन, याद रखना यहाँ पे, नो डाइजेशन। माउथ में डाइजेशन होता है, लेकिन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये तो पाइप है, ये सिर्फ फूड पहुंचाने का काम कर रहा है। ओके, पेरिस्टाल्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फूड कैसे पहुंचता है नीचे की तरफ, तो आप बोलना रिदमिक मूवमेंट होता है जो फूड को नीचे लेके जाता है, उस रिदमिक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, या कई बार ये एमसीक्यू आ सकता है, या ट्रू फॉल्स आ सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इज अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी ऐसे लहरदार मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खींचना, रिलैक्स मतलब छोड़ना, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट ऐसे करते रहेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, वहां पर एक विंड, एक मूवमेंट डेवलप होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, फूड धीरे धीरे नीचे पहुंच जाएगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने और दिया हुआ है नीचे, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। जब हमें वॉमिटिंग होती है, तो जैसे मान लो ये पेरिस्टाल्सिस इस तरीके से आगे को लेके जा रही है, इस तरीके से, पर जिस तरीके से वेव यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मतलब बनेंगी वेव्स, अब अगर हमने रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कर दिया, तो फूड यहाँ से वापस आ जाएगा बाहर की तरफ, उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको वॉमिटिंग या उल्टी बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। एक मिनट, देखिए ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया ईसोफेगस का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टमक पहुंचता हूं मैं। स्टमक में, स्टमक पहला ऐसा ऑर्गन है जो स्टोर करता है आपके फूड को, टेम्पररी फूड स्टोर करता है। स्टमक, मैंने क्या बोला, टेम्पररी फूड को स्टोर करता है। मैं वापस एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, देखो बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ। माउथ में फूड था, माउथ से नीचे आया, कहाँ पहुंचा, फेरेंक्स में, फेरेंक्स से पहुंचा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से पहुंच गया स्टमक में। माउथ में फूड च्यू किया गया था, वहां पर उसको एक ऐसा पेस्ट जैसा बनाया गया था, अब वही पेस्ट को नीचे लाया गया है यहाँ पे। अब स्टमक में क्या हो रहा है, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। द स्टमक लोकेटेड एट द अपर एब्डोमेन, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ में होता है, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे, टूवर्ड्स द लेफ्ट इज अ सैक लाइक, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्ट होता है, यानी कि वो लेफ्ट साइड में स्टमक का ये वाला हिस्सा पाया जाता है, बॉडी वाला हिस्सा, जिधर बॉडी लिखी है ना, स्टमक का वो हिस्सा उधर पाया जाता है। ये डायग्राम आप ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत हाई लेवल डायग्राम है, ये मैंने बड़ी बच्चों की पीपीटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो वहां से भी है, कुछ वर्ड्स आप याद रखना, इसके बाकी मत याद करना। द स्टमक कैन एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली, मतलब स्टमक काफी बड़ा भी हो सकता है फॉर आफ्टर द मील। और मैकेनिकल जो है, यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल प्रोसेसिंग भी होती है। अब यहाँ दो मेन पॉइंट आते हैं। यहाँ पर स्टमक में पाया जाता है HCl, जो कि किल करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और दूसरा
पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर जो हम प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेशन होता है हमारा स्टमक में, पार्शियल डाइजेशन होता है। मैं ये आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, डाइजेशन के पॉइंट्स व्यू से मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। जैसे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, ये सब मैंने अभी नहीं बताया आपको, मैं लास्ट में एक साथ बताऊंगा कहाँ पर कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। स्टमक में आपको ये पता चल गया HCl है। HCl से प्रिवेंट करने के लिए स्टमक के अंदर एक लेयर भी होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो यहाँ पर पाई जाती है। वो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमको HCl से प्रिवेंट करती है, यानी हार्मफुल और उसके मतलब इफेक्ट से, यानी कहीं स्टमक ही ना कहीं बर्न हो जाए। हाँ हो सकता है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वो हमारे फिंगर्स में भी टच हो जाए ना HCl, तो पूरी फिंगर डिकम्पोज हो जाएगी पूरी पूरी। इसलिए वो म्यूकस की मेम्ब्रेन वहां पर पाई जाती है। तो आप बोलोगे सर फिर आगे क्या होगा उसके साथ में, अगर वो उतना ही एसिडिक फूड हमारे स्टमक से आगे चला गया तब क्या होगा? तब ये होगा कि उसमें, अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही चालू होगी तो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो है क्या आने वाला है, 3 पार्ट आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डुओडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है इलियम। ये याद रखना है, नाम ओलंपियाड में आएंगे। 3 पार्ट हैं। जो डुओडेनम पार्ट है, डुओडेनम पहला पार्ट है, चलो उसके बारे में समझते हैं। डुओडेनम में 2 जगह से लिक्विड इसके अंदर आता है। डुओडेनम के अंदर 2 जगह से लिक्विड आता है। देखिए इस पीपीटी में जो लिखा हुआ है पहले वो रीड कर लिया जाए। काइम, काइम क्या होता है? एक नया वर्ड सुनिए, आपके लिए नया एक वर्ड है काइम। जो स्टमक में फूड होता है उसको काइम बोलते हैं, CHYME। देखिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, हाई लेवल पॉइंट्स हैं, और आपके स्कूल लेवल पॉइंट्स भी इसी के अंदर आ रहे हैं। दोनों कवर कर रहा है ये पीपीटी, इसलिए मैं इससे पढ़ा रहा हूँ आपको। काइम रिलीज फ्रॉम द स्टमक, यानी जो फूड च्यू किया गया है स्टमक में, सॉरी स्टमक से भेजा गया है, उसका नाम है काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। नॉट ओनली दिस, द वेयर मोस्ट डाइजेशन अकर, इट ऑल्सो, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल डाइजेशन ही नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकली ऑल एब्जॉर्प्शन अकर, सारा का सारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी यहीं पे होगा। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 3 मीटर लंबी है, यानी 10 फीट लंबी है। पर आप सोचेंगे इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी चीज कैसे रखी है? हाईली कॉइल्ड है, बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग होती है इसके अंदर, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। अब चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं कि जो डुओडेनम है उसमें क्या होता है। Duodenum is the first part of the small intestine that is connected to the stomach. There are 2 important juices pouring in the duodenum, which are the pancreatic juice. ये कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियास से आ रहा है। Pancreatic juice secreted from pancreas, and the bile juice, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका लीवर से। ये पैनक्रेटिक जूस आ रहा है पैनक्रियास से, बाइल जूस आ रहा है लीवर से। और अच्छा, बाइल जूस के आने की वजह से जब बाइल मिक्स हो जाता है फूड से, जो स्टमक की तरफ से जो फूड आ रहा है, जैसे जो स्टमक, जैसे सपोज ये स्टमक से फूड को आगे भेजा गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके पहले उसमें एक चीज डाल दी गई है, उसमें डाला गया है बाइल, बाइल जूस ऐड कर दिया गया है इसमें। तो ऐसा करने से होगा ये कि जो ये एसिडिक फूड है, बहुत ज्यादा एसिड है ये, मतलब इसका पीएच, एक आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसका पीएच मतलब होता है कितना एसिडिक है वो, तो लगभग 2 से 3 पीएच होता है इसका, 2 to 3 पीएच, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये। और जब बाइल इसमें मिक्स हो जाता है, बाइल का पीएच लगभग 8 के आसपास होता है, 8 होता है उसका पीएच। तो अब जब ये पीएच इसके साथ मिक्स होता है ना, तो इसका पीएच न्यूट्रल के लगभग लगभग बराबर आ जाता है, जैसे 7 के आसपास पहुंच जाता है, या मतलब 7.2 या 7 के आसपास तक रहता है। तो यानी वो न्यूट्रल हो चुका है फूड। जो फूड अभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना, बाइल के मिक्स होने की वजह से वो एसिडिक फूड अभी न्यूट्रल फूड में कन्वर्ट हो चुका है। मैं ये आपको दिखाऊंगा, आगे भी दिखाऊंगा आपको मैं अभी। अच्छा, अब जेजुनम और इलियम में क्या होगा? आपको मैंने डिओडनम तो बता दिया, ये पहला पार्ट था उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, पर दूसरे और तीसरे पार्ट में क्या हो रहा है? द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी जो भी चीजें डाइजेस्ट होंगी, जैसे शुगर हो जाएगी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड्स है और फैटी एसिड्स वगैरह हैं, ये सभी के सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इन 2 पार्ट्स में, जेजुनम और इलियम में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी विली नहीं पाई जाती है, विली नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन में।
केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में विली पाई जाती है जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ताकि फूड इंजेस्ट हो सके। अब मैं आपको उसका भी डायग्राम दिखा रहा हूँ। एक एक चीज देखो यहाँ पे, बहुत जबरदस्त डायग्राम है ये, बहुत जबरदस्त इसमें एनिमेशन दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे। ये विली हैं जो यहाँ अंदर पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है कि इसमें अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ये सब देखो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो बीच में है ये फैट को एब्जॉर्ब करता है, ये बीच वाला ये फैट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हमारे फूड में तीन चीजें हैं, अभी मैंने आपको बताई, जो हम खाना खाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। डाइजेस्ट होने के बाद जो वो बनते हैं वो सबसे सिंपलीफाइड कराने के बाद क्या बना लिए जाते हैं, देखिएगा, वो सबसे सिंपल होने के बाद क्या बन जाते हैं, शुगर, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड। इनको एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर अमीनो एसिड और मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब शुगर, या आप वही कह सकते हो, मोनोसैकेराइड मतलब शुगर, वो इसके अंदर जा रहे हैं, इस पिंक वाली के अंदर जा रहे हैं। और जो ब्लू वाले जो है इसके अंदर जा रहे हैं, ग्रीन वाले के अंदर, इनको बोलते हैं फैट। ये फैट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसको जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, इसको लैक्टियल बोलते हैं। लैक्टियल है जो ये फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। खैर, अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज डाइजेस्ट तो नहीं होती है, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो एब्जॉर्ब करके वापस जो फूड बचेगा उसको उठा के बाहर भेज देता है, फीसेस बन जाता है, और वो बाहर निकल जाता है बॉडी से, रेक्टम में स्टोर करके एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में विली नहीं होती हैं और वो कोई भी डाइजेशन नहीं करेंगी। तो ये तो था। अभी ये वो लास्ट वाला पीपीटी है जो मैं आपसे कह रहा था, मैं एक साथ दिखाऊंगा आपको कि कौन सी चीज कहाँ पे डाइजेस्ट हो रही है, तो वो अभी मैं थोड़ा रुक के समझाऊंगा। मैं पहले इसको थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। डुओडेनम वाली एक चीज और आपको मैं दिखाता हूँ, उसको देखिएगा।